हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर वैभव शर्मा। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी नीट काउंसलिंग का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यूस चलता जा रहा है। अब नोडल सेंटर पर जाने की बारी आ चुकी है। 18 से लेकर 23, फिर 25 से 26 तक आपको नोडल सेंटर पर अपना अलॉटमेंट लेटर लेके पहुंचना है। जो भी सेटिस्फाइड बच्चे हैं उनको अपना कॉलेज ले लेना है, और जो नहीं है वो अपग्रेडेशन के लिए और फ्री एग्जिट जैसे दो ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। पूरे प्रोसेस के अंदर काफ़ी क्वेरी अभी भी आ रही हैं कि सर राउंड 1 के अंदर कॉलेज अलॉट हो चुका है मुझे, अब मुझे अपग्रेडेशन कराना है तो कैसे करूं। सर मुझे अलॉट नहीं हुआ है कॉलेज, देन अब मुझे अपग्रेडेशन करना है या फिर फ्री एग्जिट करना है, या फिर राउंड सेकंड के अंदर मैं काउंसलिंग में दोबारा से पार्टिसिपेट करूंगा तो क्या फिर से मुझे पूरा फ़ी दोबारा से पे करना पड़ेगा, सिक्योरिटी मनी। काफ़ी मैनी क्वेश्चन है जिनका आंसर आप दो लोगों को देना चाहता हूँ मैं। आ रहे थे काफ़ी क्वेश्चन, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के इस पूरी प्रोसेस को ही जो काउंसलिंग का चल रहा है वो पूरा सा सॉल्व कर लेता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया है कि कैसे कैसे कट ऑफ का सिनेरियो रहा है यूपी के अंदर सेकंड राउंड का। 2000 चॉइस का एक्सेप्शन था उसको छोड़कर, क्योंकि उसमें कम से कम 600-700 सीटों का इंक्रीमेंट हुआ था। इस वजह से सीट बढ़ने से राउंड 1 का जो कट ऑफ था उससे कम चला गया राउंड सेकंड का कट ऑफ। बाकी जो सिनेरियो चल रहा है 2022 से भी देखने, मैंने 23 से बताया था, 22 से भी आप देखना चाहते हो तो 22 से भी आपको ये देखने को मिलेगा कि राउंड 1 के बाद देन राउंड सेकंड की कट ऑफ हमेशा बढ़ी हुई रहती है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट जो हैं वो हमेशा कम होती है और कैंडिडेट वेरी वेल हमेशा इंक्रीजेज ही रहते हैं। इस वजह से ही कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो आज के वीडियो के अंदर बनाने का पर्पज़ है कि एक बार पूरा फुल एंड फाइनल आपको प्रोसेस समझा दूँ। तो प्रोसेस समझिए कुछ इस टाइप से, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल के अंदर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए इंपॉर्टेंट डेटाज़ का, वीडियोज़ का। तो सबसे पहले सपोज करिए कॉलेज लेते हैं। राउंड 1 के अंदर कॉलेज को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड करते हैं। पहला, जिन बच्चों को सीट अलॉट हो चुकी है, तो सीट अलॉटमेंट और नॉट सीट अलॉटेड, दो कैटेगरी हो गई, अलॉटेड और नॉट अलॉटेड। अब क्या होता है कि जो अलॉटेड बच्चे होते हैं उनके पास दो ऑप्शन निकल के आते हैं। कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद, पहले ध्यान से सुनना किसकी बात कर रहा हूँ, उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको कॉलेज अलॉट हो चुका है। उनके पास दो ऑप्शन अब निकल के आ चुके हैं, एक तो फ्री एग्जिट का ऑप्शन और एक अपग्रेडेशन का ऑप्शन। तो ध्यान रखना कि फ्री एग्जिट का ऑप्शन कब आता है। फ्री एग्जिट का ऑप्शन उन दोनों बच्चों के लिए आता है जिनको कॉलेज अलॉट हो चुका है और जिनको नहीं हुआ है। जिनको कॉलेज नहीं हुआ है अलॉट, उनके लिए एक बार को कह सकते हैं कि उनके लो मार्क्स रहे होंगे, इस वजह से उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो वो कैरी ऑन करते हैं कि मैं फ्री एग्जिट कर जाता हूँ, नेक्स्ट अदर किसी स्टेट के अंदर मैं ट्राई करता हूँ। लेकिन जिनको अलॉट हो चुका है तो उनको अलॉट होने में ये लगता है कि नहीं, यहाँ का फी स्ट्रक्चर थोड़ा एबनॉर्मल है, तो मैं क्या करूँ, मैं फ्री एग्जिट कर लूँ। लेकिन ये फ्री एग्जिट वाला ऑप्शन है ना, बहुत गलत है। आप लोग कोई भी इसके लिए ट्राई ना करें, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अब आता है अपग्रेडेशन। कॉलेज अलॉटमेंट के अंदर दो ऑप्शन निकले थे, फ्री एग्जिट और अपग्रेडेशन, जो आपको बता चुका हूँ। फ्री एग्जिट दोनों के लिए बता दिए थे मैंने, कौन से बच्चे करते हैं, अलॉटेड में कौन से करते हैं और नॉट अलॉटेड में कौन से करते हैं। अब अपग्रेडेशन क्या होता है? अपग्रेडेशन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऐसे बच्चे जिनको कॉलेज जो अलॉट हुआ है, या तो उनके इकोनॉमिक जो स्टेटस है, उनका जो पैकेज है उससे बाहर आया है, या कुछ ऐसी एक्टिविटी जो उनको वहाँ कॉलेज के अंदर नहीं चाहिए थी, वो कुछ और एक्सेप्ट कर रहे थे कि मुझे और इससे अच्छा मिल सकता था। तो ऐसे ये दो व्यू के अंदर आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। अपग्रेडेशन प्रोसेस के अंदर कुछ नहीं करना होता है, सीधे सिंपल वे के अंदर आपको जो भी कॉलेज अलर्ट हुआ है प्रेजेंट कंडीशन में राउंड 1 के रिजल्ट के अंदर, उस राउंड 1 के रिजल्ट को छोड़कर जो भी कॉलेज उससे थोड़ा सा भी लो मार्क रखता है वो आपको फिल करना है। क्योंकि कभी भी आपको राउंड 1 के अंदर जो कॉलेज जिस मार्क्स पे अलॉट हुए हैं, जिस रैंक पे अलॉट हुए हैं, उससे ऊपर वाला कॉलेज कभी भी नहीं मिलेगा, नीचे वाला ही मिलेगा। लेकिन नीचे वाले के अंदर भी आपको कौन से ऑप्शन फिल करने हैं, इसके लिए वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता सकता हूँ कि उसके अंदर भी वही कॉलेज बनना जो लिमिटेड हो, 2 से 3 कॉलेज। ऐसा नहीं है कि फिर से 15 कॉलेजों की लिस्ट बना दी आप लोगों ने, तो उस टाइम पे आपको कॉलेज मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है। सेकंड, कुछ बच्चे ऐसे भी अपग्रेड कराते हैं कि सर मुझे अपग्रेडेशन के अंदर इसलिए जाना है कि मैं चाहता था कि मुझे कॉलेज उस क्वालिटी वाला का मिले, लेकिन मैं नहीं ले पा रहा हूँ। या फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन ऐसा भी आ चुका है कि कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे बैठे हैं मेरे लिए कि कॉलेज की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो गई है। तो उन कंडीशन में वही राय देना चाहता हूँ कि अपग्रेडेशन का प्रोसेस ऐसे बच्चे लें जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है लेकिन उनके हाई मार्क्स हैं। अब क्राइटेरिया बता देता हूँ।
यहाँ पर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उन बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल भी अपग्रेडेशन के लिए ना जाएं। जिनके काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, अच्छे मार्क्स के अंदर भी जो ST SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन बच्चों के लिए थोड़ा सा फ़ायदा इसलिए हो सकता है कि जब ऑल इंडिया रैंक का MCC का भी जैसे रिजल्ट आता है तो उसके अंदर भी जो बच्चे हैं जिनको जैसे कि यूपी के अंदर जो अच्छे कॉलेज है गवर्नमेंट के KGMU RLML ऐसे 4-5 कॉलेज हैं वो वहाँ से सीट को वैकेंट करके फिर ऑल इंडिया सीट पर चले जाएंगे। तो वहाँ पर ये जो SC और ST कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा प्रॉफिट हो सकता है, तो वो उसके अंदर चांस बन सकता है कि वो अपग्रेड करा ले। लेकिन गवर्नमेंट वाले बच्चों को ये राय देना चाहता हूँ कि वो अपग्रेडेशन के लिए ना जाएं। जो भी सीट मिली है उसे अच्छे से लें और अपनी MBBS की पढ़ाई को स्टार्ट करें। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले बच्चों को यही बोलना चाहता हूँ कि अपग्रेडेशन में वही बच्चे जाएँ जिनके अप्रॉक्स जो है 400 से ऊपर नंबर है। 400 से नीचे नंबर वाले बच्चे होप छोड़े तो नहीं, मैं उनके लिए दूसरा ऑप्शन बताऊंगा कि उनको क्या करना है, लेकिन वो भी अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। 350 लास्ट लिमिट है, उससे नीचे अगर आप जाते हैं तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। लेकिन सेफ स्कोर में 40 से ऊपर वाले आप जा सकते हैं और अपग्रेडेशन के अंदर अपना चॉइस लॉक करके आ सकते हैं। अब अपग्रेडेशन करने वाले बच्चों के लिए ये पूरा प्रोसेस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन अब आते हैं कि सर क्या हमें पूरे प्रोसेस की फिर से ही पेमेंट करनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी बच्चे जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है और जिनको कॉलेज नौ ही अलॉट हुआ है, दोनों बच्चों के लिए ऑप्शन ये है कि आप लोगों को कुछ भी फ़ी पे नहीं करनी है एक्स्ट्रा में। अपग्रेडेशन वाले बच्चे राउंड सेकेंड के अंदर जब चॉइस फिलिंग कर वाला टाइम शेड्यूल आए, डेट आए, उसमें जाके चॉइस फिलिंग करनी है। ऐसे ही जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वो भी जब टाइम शेड्यूल निकलेगा तो डायरेक्ट जाके चॉइस फिलिंग करें। उनको एक सिंगल पैसा भी देने की ज़रूरत नहीं है, सीधे जाइए और चॉइस फिलिंग करिए और चॉइस लॉक करके अपना रिजल्ट का, मेरिट लिस्ट का वेट करिए। ये अपग्रेडेशन का पूरा प्रोसेस है। अपग्रेडेशन का तो इस टाइप से अपग्रेडेशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, कैसे करना है, कौन कौन से कैंडिडेट कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं। ये उन लोग बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है। जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। फ्री एग्जिट वाला ऑप्शन मैंने भी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वही बच्चे ले जिनका इकोनॉमिक थोड़ा बजट ऐसा लगता है कि उन्हें कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ या थोड़े वो कर सकते हैं अरेंज, तो वो फ्री एग्जिट ना करें। लेकिन जो बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा है तो वो फ्री एग्जिट कर सकता है। फ्री एग्जिट अब वर्ड का मतलब क्या है? फ्री एग्जिट वर्ड का मतलब है कि राउंड 1 के अंदर आपको यूपी स्टेट ने DGME के थ्रू आप एक अपॉर्चुनिटी दी है कि जो भी बच्चे जिनको कॉलेज मिला हुआ है और जिनको नहीं मिला हुआ है वो दोनों बच्चे अपनी इच्छा अनुसार काउंसलिंग को छोड़कर फ्री एग्जिट ले सकते हैं। इसके अंदर आपको जितने भी आपका जो सिक्योरिटी मनी भरी गई है, आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी है, वो फोरफिट नहीं होगा। लेकिन सेकंड राउंड से यही रूल चेंज हो जाता है, फोरफिट होने के चांसेस पूरे नहीं 100% बढ़ जाते हैं आप अगर सेकंड राउंड के अंदर सीट मिलने के बाद छोड़ते हैं तो। ठीक है, अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है। सीट अलॉट नहीं होने वाले बच्चों के लिए साफ साफ कहना चाहता हूँ कि टेंशन वाली कोई बात नहीं है। यदि आपका स्कोर 350 से ऊपर भी है और 400 से ऊपर कन्फर्म, जो मैक्सिमम मार्क्स में जा रहा हूँ, तो वो आराम से अपना चॉइस लॉक कर सकते हैं राउंड सेकंड में जाके। उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे जाइए, जब चॉइस फिल करने का चांस है राउंड सेकंड के अंदर तो जाके अपनी चॉइस लॉक करिए और बिल्कुल लॉक करने के बाद बेफिक्र हो जाइए कि और रिजल्ट का वेट करिए। ये कॉलेज अलॉटेड नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए ऑप्शन है। अब क्या करना है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर अपग्रेडेशन में ऐसा तो नहीं है कि मैं बैठा रहूँगा आराम से अपग्रेड हो जाएगा। नहीं, अपग्रेडेशन में आपके पास जब राउंड 1 के रिजल्ट के अंदर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, अलॉटमेंट लेटर के अंदर, तो उसके अंदर एक नोडल सेंटर नाम की चीज़ आई होगी ऑप्शन। तो नोडल सेंटर जो भी आया है, अप्रॉक्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के नोडल सेंटर, जो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या जो भी सेंटर गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो फिक्स रहते हैं। और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो नोडल सेंटर होते हैं जिन बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है उनके लिए जो ऑप्शन जाता है वो अधिकतर 99% चांस ऐसे रहते हैं कि उनका अलॉटेड कॉलेज ही रहता है। तो सबसे पहले अपग्रेडेशन के लिए आपको ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे अपग्रेडेशन हो जाएगा। आप लोगों को पहले उस कॉलेज की सीट को लेना पड़ेगा। भाई सामने DGME जो काउंसलिंग कमेटी है उसको पता तो होना चाहिए कि इस बच्चे को ये सीट अलॉट हुई है और अलॉट होने के बाद ये बच्चा वो सीट लेके आएगा। अगर आप नहीं गए तो आपका सीधा फ्री एग्जिट हो जाएगा। यदि इस भूल के अंदर है तो फ्री एग्जिट हो जाएगा आप लोगों का। तो इसलिए आपको जो भी सीट मिली है उसको बाकायदा नोडल सेंटर पे जाना है। नोडल सेंटर क्या हो सकता है? नोडल सेंटर आपका जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वालों का जो गवर्नमेंट ने फिक्स करा वो हो सकता है, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिनको अलॉट हुआ उनका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो सकता है। वहाँ जाना है, वहाँ आपको फ़ी जो है ट्यूशन फ़ी आपका फर्स्ट ईयर का वो एज ए DD पे करना है और पे जाएगा DGME के नाम पर। DGME मतलब, और जो ये DD जाने वाला है वो DGME के नेम पर जाएगा। DGME का मतलब डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन
P8 लखनऊ के नाम पर डीडी बनेगा। और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट जो आपको नेसेसरी हैं वो आपको मैं हर बार रिपीट करके बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ, सुन लीजिए। टेंथ क्लास की और 12th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिएगा, नीट का स्कोर कार्ड चाहिएगा, नीट का एडमिट कार्ड चाहिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप चाहिएगा, जो आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप आपका रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के टाइम पे करा होगा तो उस टाइम पे आपका UID आधार कार्ड की कॉपी चाहिएगी। साथ ही साथ जो भी किसी अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के अलावा, उन सबका कास्ट सर्टिफिकेट इसके अंदर चाहिएगा। अब अलॉटेड जिन बच्चों को हुआ उनको अपना अलॉटमेंट लेटर चाहिए, 12 फोटोग्राफ चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल आप लोगों के पास अच्छा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, डोमिसाइल की कॉपी लेके आना। और ये जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट बनाए हैं वो आप अपने कंसल्टिंग जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसकी ऑफिशियल जो साइट है उस पर जाइए, वहाँ पर भी आपको ये पूरा कंटेंट मिल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेने, कैसे कैसे लेने हैं। बस ध्यान रखना कि नोडल सेंटर पर आपको केवल और केवल ऑफिशियल फ़ी जो आपकी है ट्यूशन फ़ी फर्स्ट ईयर की वो पे करनी है, इसके अलावा नहीं करनी। बाकी अदर जो आपके हॉस्टल चार्ज होते हैं, इसके अलावा आपके मिसलिनियस चार्ज होते हैं, वो सारे के सारे आपको कॉलेज अलॉट होने के टाइम पर ही आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसके अंदर जाके फिल करने हैं, ठीक है ना। एंड सेकंड थिंग, जो भी अपग्रेडेशन के बारे में सोच रहे हैं ऐसे बच्चों को लिए कह सकता हूँ कि जो आप पूरा फिनोमेना आप फिल करोगे इसके अंदर की नोडल सेंटर पर जाके फर्स्ट ईयर का DD कर दिया, अब मुझे अपग्रेडेशन जाना है, तो इस टाइम पर आप जो अलॉटेड कॉलेज है उसके अंदर हॉस्टल फ़ी, सिक्योरिटी मनी और जो मिसलिनियस चार्ज है जाके कुछ भी पे ना करना, ये आपको पहले कह देता हूँ। कुछ कॉलेजों के अंदर ऐसा होता है कि वहाँ से एक NOC स्लिप साइन करवाते हैं कि चाहिए होती है कि भैया आप ये बच्चे को मुझे कोई परेशानी नहीं है यदि बैठता है तो काउंसलिंग के अंदर, लेकिन अधिकतर ऐसा नहीं देखने को मिलता है। आप इस चीज़ को कैरी ऑन कर सकते हैं। ओके, तो ये पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस आपको बता दिया है, डाउट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिंपल वे के अंदर कि जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है और जिनको अलॉट नहीं हुआ है उनके पास में क्या क्या ऑप्शन है, वो कैसे कैसे राउंड सेकंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन फ्री एग्जिट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, किसको अपग्रेडेशन में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, सब कुछ डेटा दे चुका हूँ। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो इंस्टाग्राम ID वैभव शर्मा MBBS उस पर आएँ और अपना कन्फ्यूजन दूर करें। बाकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट आपको अच्छा कंटेंट देता जाऊंगा, जैसे जैसे कोई अपडेट आती रहेगी उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देता जाऊंगा। तब तक के लिए कोई भी प्रोसेस के अंदर दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, अपना एक फाइल फोल्डर बना लें जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट जो आपको मैं बता रहा हूँ वो होने चाहिए, क्योंकि एंड टाइम पर जब नोडल सेंटर पर जाते हैं, चाहे आपको कॉलेज मिला है चाहे आप ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, उन सभी प्रोसीजर के अंदर केवल एक फंडा चलता है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट रह गया ना आपको तो एंड टाइम पर आप वहाँ पे एंजाइटी फील कर जाओगे, हाइपर हो जाओगे, ये नहीं हो रहा, क्योंकि कैंडिडेट वहाँ पे अकेला रहता है हॉल के अंदर, आपके संग गार्जियंस नहीं जाएंगे। इसलिए सारे के सारे जितने भी डॉक्यूमेंट बताएं कम से कम 4 से 5 फोटोकॉपी सारे की होनी चाहिए, लाइव फोटो प्रेजेंट की होनी चाहिए, कम से कम 12 फोटोग्राफ होने चाहिए। ये सब आपके पास हैं, क्योंकि मेडिकल जो भी आपका सर्टिफिकेट इशू होगा वो वहाँ से ही क्रिएट होगा। ओके, तो इस वजह से कोई भी परेशानी करने की दिक्कत नहीं है, अभी भी प्रोसेस के अंदर कोई दिक्कत है तो बाकी जो भी कैंडिडेट न्यू हैं जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इन्फॉर्मेशन मिलती जाए आपको अप टू डेट जो भी रहेगी इस टाइम की। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।